मुख्य अतिथि है पंकज जी देशमुख। उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि 2018 में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो ट्रेनिंग्स हुए, तो पहला ट्रेनिंग महाराष्ट्र के लिए हैदराबाद में आयोजित किया था। तो वहां पे जो टीओटी ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स हुआ था, उसमें ये आप सम्मिलित हुए। उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में जो ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर का ट्रेनिंग हुआ था शेगांव में, उसमें भी आप सम्मिलित हुए। और उसके बाद में उन्होंने जो प्रेरणा ली वो मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने के बाद में सबसे पहला एफपीओ जो बना वो महाराष्ट्र में बना। और वो भी जितने भी ट्रेनिंग लेने वाले महाराष्ट्र के लोग थे, उसमें से अधिकांश इसमें सम्मिलित हुए। और ओम सेंद्रिय शेतकरी के नाम से इन्होंने एफपीओ बनाया। सिर्फ बनाया ही नहीं, उसे कार्यान्वित किया। और अभी अरहर की खेती वो करवाते हैं। उन्होंने दाल मिल बनवाई है। और उसी के साथ में किसानों के पास कुछ ना कुछ लागत पैसा मिलना ही चाहिए, इसलिए मोहगनी का प्लांटेशन की उन्होंने योजना बनाई, कार्यान्वित की। 100 से भी ज्यादा एकड़ में उन्होंने किसानों को उसके लिए लाभान्वित किया। इसके बाद में भी आगे उन्होंने गोबर गैस कनेक्शंस और आदि माध्यम से किसानों की मतलब जो आय बढ़े। और उसी के साथ में वो अलग अलग योजनाएं वो बना रहे हैं। तो इसीलिए पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकले हुए हमारे साथी देशमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूं, पंकज जी को, कि वो आए, अपना अनुभव कथन कहे। हमने जैसा कहा है कि करीबन आधे घंटे में वो अपनी बात रखे। उसके बाद में हम इंटरैक्शंस करके उनसे और भी जानकारी ले सकते हैं। मैं ससम्मान योगाहार मंच के माध्यम से पंकज जी देशमुख को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आए और वो सदन के सामने अपनी बात रखे। पंकज जी देशमुख, धन्यवाद। हाँ सर, येतो माझा आवाज येतोय सर? यस सर, दुबे यस। सर, हाँ, येतोय आ ना? रही है। हिंदी में बात कीजिए प्लीज। नहीं, आता बोल। सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। मैं पंकज देशमुख, महाराष्ट्र, शेगांव। जैसे कि दुबे सर ने अभी बताया कि पतंजलि से ट्रेनिंग लेके हमने जो एफपीओ बनाया, तो जब हम पतंजलि के स्टेज पर पूरे देश के किसान एकत्र हुए थे, रामदेव बाबा जी ने सबको बुलाया था। तो वो 7,000 किसान जब एकत्रित एक जगह जमा हुए, तो वहाँ का थोड़ा अनुभव मैं बताना चाहता हूँ कि सभी किसानों से, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सभी किसानों का जब हमने सभी किसानों के अनुभव सुने, तो पहले ऐसे लगा था हमें कि सब लोगों के अनुभव किसान खेती के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव सबके अलग अलग थे। लेकिन प्रॉब्लम्स, जो अड़चने थी, सभी किसानों की एक जैसी थी, पूरे देश की। तो वो अड़चने क्या है, और वो जितने भी अलग अलग किसानों ने अड़चने बताई, तो वहाँ ऐसा एक प्रतीत हुआ कि सभी किसानों के प्रॉब्लम एक जैसे है। तो हमने वहाँ तय किया कि पहले से ही हम किसान परिवार से है, तो अड़चने क्या क्या हो सकती है ये हमें सबको पता है। तो हमने ये जो अड़चन आती है, प्रॉब्लम्स जो अपन बोलते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है किसानों का फिजिकल। फिजिकल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन नहीं मिल रहा, सही एजुकेशन। जो अभी शिक्षा स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है, तो वो सिर्फ पढ़ाई के काम में आती है, लिखाई के काम में आती है। लेकिन सही शिक्षा जो है, जो बाबा जी ने बताया, रामदेव बाबा जी ने, आचार्य जी ने, कि सही शिक्षा क्या है, अपने 4 वेद है और शास्त्र बड़ा सब लोगों को तो पूरा समझना किसानों के लिए बहुत हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पतंजलि के माध्यम से ऑर्गेनिक ट्रेनिंग हुआ हैदराबाद में। हमारे जो रविंद्र बाबू सर है, उन्होंने ये ट्रेनिंग अरेंज किया था, दुबे सर भी थे वहाँ पर। तो ये जिनमें हमने सब लोग इकट्ठा हुए, महाराष्ट्र के 30 मास्टर ट्रेनर थे, सब हमारे गुरुजी पर। तो वहाँ पर भी चर्चा में जो शुरुआत की हमने पहले दिन से, कि किसानों की अड़चन है। तो सबसे पहले अड़चन सबकी यही थी कि फिजिकल, जब तक किसान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तब तक काम ही नहीं कर सकता। और ये बात की चर्चा लेते हुए हमने, और ये जो बाबा जी ने और आचार्य जी ने वहाँ हमें सिखाया कि योगा, सवेरे उठना, ये जो चीजें हैं, ये गांव के लेवल में
करीबन पूरी ना अच्छी किसानी में जाते हैं ना काम करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अलग अलग चीजें लोगों ने मतलब भर रखी पड़ी है कि वे आसानी से काम हो सकता है, मशीनाइज करना है, मशीनरी से काम करना है। तो फिर वहां से आने के बाद हमने जो हैदराबाद में ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो ट्रेनिंग में हमने इस बात की चर्चा की कि कोई भी चीज कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता, काम काम ही रहता है, और काम के लिए मेहनत चाहिए और मेहनत के लिए शरीर चाहिए। तो हमने पहले तय किया कि जब भी हम काम शुरू करेंगे गांव में किसानों के साथ ग्रुप बना के, पहले हम करते थे लेकिन अभी जो नया ग्रुप बनाना है, तो पहले सबसे पहले योगा करेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही। मैं हमने हमारे गांव में हमने ट्रेनिंग लिया, फिर आप अपने सब मास्टर ट्रेनर आप अपने गांव में गए, और अपने यहाँ जो किसानों को हमको NSDC और PMKVY का जो ट्रेनिंग देना था, 60 दिन का ट्रेनिंग था ऑर्गेनिक ग्रोअर करके। तो वो ट्रेनिंग देने के लिए हम किसान इकट्ठा करने लगे। तो ट्रेनिंग के लिए किसान तो हाँ कहते थे, लेकिन सबसे पहले हमने उनको जो बताया कि भाई ट्रेनिंग में हम आपको योगा सिखाएंगे, तो किसान बहुत खुश हो गए, क्योंकि हर आदमी को अच्छी चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई भी आदमी रहो, कोई भी महानुभाव रहो। तो ये जो अच्छी चीजें है, तो योगा जो है रामदेव बाबा जी ने और आचार्य जी ने जो पूरा इसका प्रचार पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में किया, तो सब लोग टीवी पे देखते, लेकिन कैसा करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये जो अपने आदत लगी कि कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगा। तो जब भी कोई लीडर आता है तो लोग उनका सुनते हैं, और अच्छी चीजें बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। तो योगा का क्लास हमने मेरे हमारे हमारे गांव में हमने चालू किया। हमारे गांव की जनसंख्या है 30,000, बहुत बड़ा गांव है, सभी लोग रहते हैं गांव में, अलग अलग जाति वर्ग के। तो सब तरीके के किसान, सब सभी जाति वर्ग के किसान आए थे। शुरू हुआ क्लास, तो शुरू शुरू में 5-10 लोग आए, फिर तुरंत ही 2-3 दिन में करीबन 40, 50, 60 ऐसे करते करते 100, 120 तक लोग हमारे क्लास में आते थे। तो ये जो योगा क्लास है, योगा क्लास करते करते हमने उनको सब ये बातें समझाना चालू किया। तो योगा करते करते ही उनको समझ में आ गया कि सच में अपना प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल है, कि शारीरिक अपन तंदुरुस्त नहीं है, इसलिए अपन सुन भी नहीं पाते और कुछ अच्छी चीजें ग्रहण भी नहीं कर सकते। जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक किसानी में फायदा कैसे होगा। तो किसान खेती करना सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये माध्यम से, ये पतंजलि के स्टेज के माध्यम से, ये जो ट्रेनिंग हमने लिया वो माध्यम से हमारे गांव तक वो बात हम रख पाए कि सच में किसानों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, सबसे ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, और जो वातावरण है, एनवायरनमेंट बोलते हैं, कि उसके साथ सबसे ज़्यादा टच में किसान को खुद को रहना है, क्योंकि किसान टच में रहेगा तो ही ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये बात हम योगा के माध्यम से, कि योगा क्लास करिए। तो योगा क्लास से एक अच्छी बात हुई उनकी कि जो उनके डेली के प्रॉब्लम थे, पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, तो ये आसानी से 2-4 दिन में, 8 दिन में क्लियर होता था। तो उनको समझ में आ गया कि ये इतनी छोटी छोटी बात, छोटे छोटे व्यायाम करके अगर अपन इतना अच्छा महसूस करते हैं, सवेरे उठ के आ सकते हैं, फिर ये जो प्रॉब्लम्स है जिसके लिए अपन दवाई लेना चाह रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो इतना आसानी से अपन ये उससे छुटकारा मिल गया, गैसेस से, एसिडिटी से। फिर उनको आनंद आने लगा। फिर ये जो हमारा क्लास है करीबन मेरे गांव में 280 300 दिन कंटिन्यूअसली डेली चला। और वो 300 दिन में हमने किसानों से फिर ये जो योगा की बात है, ये इससे सीखते हैं हम, किसानों की किसानी की बात चालू करें। और जो हमको एक प्रोजेक्ट, एक लिटरेचर दिया था दुबे सर ने और इन्होंने, तो वो पूरा लिटरेचर हम डेली उसमें एक एक दो दो पन्ने उनको पढ़ाते थे, एक पन्ना पढ़ना, उनको बताना। तो किसानों को भी अच्छा लगने लगा, फिर उन्होंने वो काम शुरू किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एक खेती के लिए चाहिए सबसे पहले अच्छा खाद। तो खाद कहाँ से आएगा, तो ये सब हमने चीज। आवाज येत नाही आहे सर. हेलो पंकज भाई, रेंज में आ जाओ। जो क्षमता किसान में नहीं थी, कि क्या इनके दिमाग में ऐसा भरा पड़ा था कि हमको हर चीज में सब्सिडी चाहिए और डायरेक्ट हमारे पास चाहिए। लेकिन सब्सिडी का लिए हम सब्सिडी लेते हैं, वो काम करते हैं क्या? तो ये चीजें पिछले 10-20 साल में किसान भूल गए थे कि सच में जो काम के लिए अपन सब्सिडी ले रहे हैं, तो वो काम सच में अपन करते हैं क्या? इसलिए बस पैसा लेना है, उड़ाना है। तो ये चीजें हमने उसमें से क्लियर कर दिया कि नहीं, जो चीज के लिए सब्सिडी लेना है वो चीज अपन को पहले करके दिखाना है।
तो जो बायोगैस की हमने पहल रखी किसानों के पास कि कितना है, तो बायोगैस की कीमत थी 55,000 रुपये। किसान बोले यार भाई इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। बोले ठीक है, पैसा तो हालांकि उनका आय इससे भी ज्यादा है, लेकिन वो संचय नहीं कर सकते, खर्चे इतने ज्यादा है कि उनके पास पैसे ही नहीं रहते। तो हमने उसमें एक दिमाग थोड़ा सा सबकी आइडिया लिए। हमारे एक गांव में हमारे दोस्त है सरपंच संजय जी गवई, तो उनके साथ में हमने कि सरपंच जी एक थोड़ा सा काम करना है अपने को, जो अपने गाँव के किसान है इनको बायोगैस पंचायत समिति से दिलवाना है। तो पंचायत समिति से उनको 28,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। सरपंच जी एकदम चाह रहे, वो खुद भी किसान है, वो भी योगा करने के लिए आते हैं। तो हमने एक और ये जो 55,000 रुपये की जो बड़ी राशि है, तो इसका क्या करेंगे। तो हमने एक मीटिंग करके, जो कंपनी वाले थे, सिस्टेमिक बायो नाम की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, पुणे में उनका मेन ऑफिस है। तो अच्छा, उनका काम अच्छा है, बाहर की बोले तो उनका काम अच्छा है। तो उन्होंने एक नए नए तरीके का बायोगैस बनवाया है, बैग में, एचडीपी बैग में। उनसे बात किया, सर 55,000 का बायोगैस है, किसान ले नहीं सकते। तो बोले सर जी आप आइडिया, बोले क्या कर सकते हैं। नहीं सर, एक काम कर सकते हैं कि अपन किसान को ये 0% EMI पे देंगे। तो बोले एकदम बढ़िया आइडिया, बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो जिम्मेदारी तो है ना सर। हम जिम्मेदारी, हमारी जो योगा समिति है, पतंजलि कृषक समिति बनाया हमने, हमारी जो FPO बनने जा रही है। तो उन्होंने तुरंत मान लिया, पुणे के जो MD हमारे सिस्टम बायो के, और सरपंच जी हम पुणे गए थे, उनसे मिल के आए। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 5 लोगों से, 5 बायोगैस दिए तुरंत उनको। जित ये तो एक अच्छी बात हुई कि अच्छे लोगों के साथ रहे तो सब अच्छा होते रहता है। तो हमने जो जो भी बात करने लगे हम कि बायोगैस करना है, तुरंत कंपनी भी मिली, कंपनी वालों ने भी हमारा कहना माना। सरपंच के साथ में गए तो सब्सिडी भी तुरंत मिल गई, सब्सिडी का भी फाइल जल्दी बन गया। तो किसान इतने उत्साहित हुए कि चलो अच्छी बात है कि ये लोग कर रहे हैं अपने गाँव में, तो कुछ ना कुछ अच्छा युग आएगा। क्योंकि गोबर गोबर से क्या हो सकता है, हर आदमी को, हर किसान को पता है। और इतने कम गोबर में अगर खेती कर सकते हैं तो किसान एकदम प्रफुल्लित हुआ। तो फिर हमने वो बायोगैस का चयन शुरू हो गया, 5 बायोगैस लग गए। वो 0 EMI पे उनको सेट भी मिला। और कंपनी का काम इतना अच्छा, अच्छी कंपनी अगर रही तो काम भी फास्ट करते हैं। उन्होंने जिस दिन हमारी बात हुई, जिस दिन हमने उनको लेटर भेजा कि हमको 5 लोगों को चाहिए और आगे 10 लोगों को चाहिए, तो उन्हें तुरंत 3 दिन के अंदर पुणे से गाड़ी आई, बायोगैस फिट करके दिए। और 8 या 10 दिन के अंदर हमारे बायोगैस चालू हो गए। तो किसान ये बात से एकदम उत्साहित हो गए कि ये चीज हो सकती है, कि दुनिया फास्ट है। उनको देखने को मिला कि सच इतना टेक्नोलॉजिकल अच्छा बायोगैस अपने गांव में आ भी गया, लग भी गया और चालू भी हो गया। तो उनको काम के लिए अच्छा उत्साह आने लगा। और उससे भी ज्यादा कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, तो फिर एक चलन हो गया कि भाई पैसे देंगे, फिर सब्सिडी आएंगे, फिर साल भर के बाद सब्सिडी मिलेंगे। वो भी काम इतना फास्ट हो गया, तो हमारे सरपंच ने थोड़ा सा उसमें उत्साह लेके फटाफट उन्होंने फाइल बना दिया। तो ज़्यादा से अंदाजन मुझे 20 या 25 दिन के अंदर उनके सबके खातों में पैसे आ गए, 28,000 रुपये। तो किसान को और ज़्यादा उत्साह आ गया कि ये चीज़ हो सकती है। फिर उनके बाद में हमने ये बायोगैस का चलन जब चालू हुआ तो उसमें से स्लरी निकलना लगा। स्लरी से हमने फिर वो गोबर और पानी अलग किया, गोबर का पानी, फिर उसको गोबर के पानी को माइक्रोन्यूट्रिएंट में कन्वर्ट किया वेस्ट डिकम्पोजर डाल के, EM वेस्ट डिकम्पोजर, गो कृपामृत, ऐसी जो लिक्विड रहते हैं, बायो लिक्विड, बायो कल्चर, वो डाल के उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया। फिर वो गाय के जो गोमूत्र रहता है, गोमूत्र से कीटकनाशक, निम्बोली अर्क, दशपर्णी अर्क। तो किसान को ऐसे लगने लगा कि भाई खाद और कीटकनाशक का कारखाना जो हमने बताया ट्रेनिंग में, तो ये जो लोग बोलते हैं ये करके दिखाते हैं और सिखाते भी है, हर चीज में साथ भी देते हैं। तो किसान उसमें खुद के खाद बनाने लगे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने लगे हैं, और खुद का कीटक रोधक बनाने लगे। कीटकनाशक बोलते कीटक रोधक है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये करते करते पहले साल हमारा जो तुअर का पिक, अरहर बोल पुनः नेटवर्क में आना बायोगैस पड़ेगा से। जी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी अब आने लगी है सर। आने लगी ना, थोड़ा सा कम होता है लेंट। और सर क्या ज्यादा फास्ट बोल आप रहा हूँ? नेटवर्क में रहिएगा, आप नेटवर्क में रहिएगा, उधर मत जाइएगा, जहाँ नेटवर्क है वहीं रहिएगा। अभी यहीं रुका हूँ मैं अभी। आ रही है ना सबको आवाज सर? जी जी आ रही है। आ रही है। तो ये जो बायोगैस से हमने काम चालू किया,
फिर तुअर पे काम चालू किया, अरहर पे। तो अरहर का जो पीक है, पहले 2-3 भाई उन्होंने कुछ जो अपने देसी बीज बोल सकते, तो देसी बीज जब इकट्ठा करके अरहर का अलग से स्पेसिंग, जो हमारा अकोला में जो कृषि विद्यापीठ है, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करके कि भाई स्पेसिंग अगर बढ़ाया है तो क्या हो सकता है। तो ये जो चलन हुआ था कि ट्रैक्टर से लोग तुअर का अरहर का बुआई कर देते थे, तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन कम हो गया, स्पेसिंग बढ़ा दिया। तो पहले ही साल हमारे जो किसान है, किसान भाई, जो ये 3 साल के पहले करीबन 5 क्विंटल 8 क्विंटल तक अच्छी सी फसल लेते थे। तो ये जो हमने स्पेसिंग बढ़ाया, देसी बीज लगवाया और उसमें गोबर का खाद डलवाया, तो पहले साल ही उनका जो यील्ड है वो 8 क्विंटल से लेकर करीबन 18 क्विंटल तक बढ़ गया। तो एकदम अचंभित हो गए लोग कि भाई तुअर का जो अपन सोचते थे कि जो अरहर का जो दंडी है एकदम छोटा छोटा रहता था पहले, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा रहने से। तो ये जो तुअर का दंडी भी अच्छा बड़ा बड़ा बन गया, झाड़ भी अच्छा बड़ा बनने लगा, फिर उसको फलियां भी बहुत लगने लगी। और जो उसमें क्वालिटी आना चाहिए, क्योंकि इसमें डंडी अब अगर बड़ी हो गई तो उसमें इंटेक ज्यादा हो जाता है झाड़ के अंदर, डंडी छोटी रही तो इंटेक कम रहता है। तो इंटेक बढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं ये किसानों को ऑब्जर्वेशन में समझ में आ गया। तो 18 क्विंटल का यील्ड देख के विद्यापीठ वाले भी खुश हो गए। जो जो हमारे किसान है दादाराव हटकर, हमारे बाजू में देहात है उनका, तो उन्होंने ये सब पहल किया। तो उनका एवरेज 3 साल में, पहले साल 18 क्विंटल था, पिछले साल उनका करीबन 22 से 23 क्विंटल आ गया। और ये साल की ऐसी एक अपेक्षा है कि उनको करीबन 28 से 30 क्विंटल तक एक एकड़ में आ जाएगा। तो ये तो किसानों के लिए, और जो जहाँ अपन तुअर अरहर बेचते हैं उनके लिए भी अच्छी बात होगी कि ऑर्गेनिक में अगर इतना यील्ड आ सकता है, तो सभी विद्यापीठ वाले आके उनको देख रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं कि क्या नया हुआ। तो ये जो नया हुआ ये नया कुछ नहीं, ये सब पुराना ही है। ये किसानों को सब पता है कि भाई पहले ही अरहर का पीक ऐसे ही रहता था, बड़ी बड़ी डंडियां रहती थी, बहुत सी उनको फलियां लगती थी। लेकिन कुछ ये जो टेक्नोलॉजी है, गलत टेक्नोलॉजी, मशीनरी का गलत यूज, प्लांट पॉपुलेशन का गलत ये संख्या का, तो ये वजह से किसानों को अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई जो पुरानी जो चीजें हैं, सच में पुराने लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च करके रखा है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोबर के साथ अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने अपनी जो कंपनी है इसमें हमने एक डिजाइन बनाना चालू किया, ये काम करते करते कि भाई एक पूरा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, किसानों को पूरा पैकेज बनाते हैं कि भाई सच में क्या करना चाहिए। तो फिर ये पहल करते करते हमारे ध्यान में आया कि सबसे पहला काम है कि अपन जो एनवायरनमेंट है जिसको डिस्टर्ब किया झाड़ काट के, तो हम झाड़ लगाएंगे तो ही हो सकता है। फिर हमने एक केंद्र शासन की योजना है MREGS से, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना से, तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, वन खेती। तो वन खेती की जो GR है वो निकाला, किसानों के सामने रखा है कि भाई गवर्नमेंट का ऐसा ऐसा कहना है कि 1 एकड़ में अगर अपन झाड़ लगाएंगे तो 500 झाड़ लग जाते हैं, 480 वगैरह 500 झाड़ लग जाते हैं। और 500 झाड़ लगाने के लिए केंद्र शासन से अपने को हर साल 1 लाख रुपए सिर्फ झाड़ लगाने के और उसको डेवलप करने के मिलते हैं। तो किसानों को अच्छा लगा, बोले सर जी ये तो 1 लाख रुपए उनके लिए सच में बहुत बड़ी बात है। और वो भी केंद्र शासन की सिस्टम इतनी अच्छी है कि किसानों के डायरेक्ट उनके खाते में ATM में पैसे आते हैं। तो किसानों को ये चीज अच्छी लगी। फिर हमारा वो 3 साल के पहले वो एग्रो फॉरेस्ट्री का भी काम हमने चालू कर दिया। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, वन खेती के अंदर अभी तक अपनी जो कंपनी है ओम सिंद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये कंपनी से 280 लोगों ने 3 साल में अभी तक 280 एकड़ में 280 लोगों ने झाड़ लगा दिए। और 280 लोगों को हर साल 1-1 लाख रुपए केंद्र शासन से मिलते हैं। तो ये जो चीजें है, तो ये इसमें से लगे झाड़ 3 साल का, अभी 10 या 12 फीट तक झाड़ बढ़ गए वो खेत में। नए लोग उनके पास 3 फीट 4 फीट और अच्छे पैसा मिल रहा है, क्योंकि पैसे के सिवा कुछ होता नहीं। तो फिर ये इतना सरकार पैसे देती है, ये भी किसानों को समझ में आ गया कि सरकार सच में किसान के साथ में कितना काम करती है और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर ये एक प्रोजेक्ट में किसान का इतना फायदा हुआ, बायोगैस में उनको 28,000 मिले, एग्रो फॉरेस्ट्री में उनको 1 लाख रुपए मिल रहा है। फिर अभी हमारा आगे जो है चयन, तो हमने सोचा कि भाई ऑर्गेनिक में करना है। तो ये 1 एकड़ में हमने झाड़ जो लगाए, झाड़ के अंदर ही तुअर का इंटीग्रेट कर दिया। 10 फीट पे झाड़ लगाते, 10 बाय 10 पे, तो 10 फीट के बीच में हम तुअर का झाड़ लगा देते हैं, तुअर का क्रॉप लेते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा और आगे जाके ये साल से हमने ऐसा सोचा कि भाई ये जो तुअर का पीक है अरहर का, तो ये 8 महीने का है।
तो फिर इसके बाद में और 4 महीने बचते हैं अपने पास, तो क्या करना चाहिए? तो जो देसी प्याज एक थोड़ा भी बोले कि सर टाइम तो नहीं रहता, अभी 4 महीने हैं, लेकिन अरहर निकलने के बाद फिर ये प्लांट कैसे करेंगे? 4 महीना फिर बाद में बारिश चालू होती है। तो जो हमारे जो भी हमारे साथ में टीम में जो लोग हैं, कोई एमएससी एग्री है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन्होंने सोचा कि वे क्या कर सकते हैं। तो सब एक इकट्ठा कर बैठे। संगठन का जो फायदा है, बाबा जी ने बताया कि संगठन करो। संगठन का जो फायदा है कि सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं। तो एक हमारे जो मित्र है, उन्होंने कहा कि भाई किसानों को, किसान अरहर निकलने के बाद 2 महीना उसके पास, 4 महीना है, लेकिन प्याज 2 ही महीने में निकलना चाहिए। तो प्याज का पीक तो प्याज का क्रॉप तो 4 महीने का है। फिर हमने एक शेड नेट में उसका जो 2 महीने का जो अपन रोप बोलते हैं नर्सरी में, तो हमने देसी प्याज के बीज लाए, नर्सरी में उसके रोप बनाए और 2 महीने का रेडी प्लांट किसानों को प्रोवाइड किया। तो 2 महीने अपने शेड नेट में रहता है प्लांट प्याज का, और 2 महीने के बाद किसानों के खेत में जाता है। तो ऐसा ये अरहर जब जनवरी में निकलती है तो फरवरी और मार्च और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल तक उनका प्याज निकल जाता है। तो ये जो हमारे इंटीग्रेट में जो हम सोच रहे थे कि किसानों की आय बढ़ाना, एग्रो फॉरेस्ट्री में उनको पैसा मिलने लगा, जो झाड़ लगे खेत में, तो उनको तो वो झाड़ के लिए अलग से कुछ काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि अरहर का पीक रहता है, प्याज का पीक रहता है, तो साल भर वो किसान खेत में काम करता ही है। तो एक काम करते करते उनको कितना मिल सकता है कि ये इंटीग्रेट जो डिजाइन है, इससे उनको पता लगने लगा कि सच में एजुकेशन लेने के बाद क्या क्या फायदा हो सकता है, इंटीग्रेट करने में क्या क्या कठिनाई है और उसको कठिनाई को कैसे पार कर सकते हैं। तो एजुकेशन का उनको फायदा समझने लगा। तो हमारा भी साथ भी अच्छा देते हैं लोग। अभी बायोगैस से उनका खाद बनाना, कीटक रोधक बनाना, एग्रो फॉरेस्ट्री से उनको करीबन हर महीने में 7,000 8,000 पैसे मिलते हैं। अरहर का उनका क्रॉप अच्छा आ गया और ये साल से प्याज का भी क्रॉप आएगा। तो किसान सोचने लगे कि ये जो अनुभव बताते हैं कि भाई किसान की आमदनी अपने को आने वाले 3 साल में या 5 साल में मिनिमम 1 एकड़ में 3 लाख से 5 लाख करना है। पहले तो उनको अचंभित लगते थे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि सच में हो सकता है। करीबन वो अभी ये 3 साल में किसान 1,75,000 बोलते 1,25,00,000 रुपए तक पहुंच गए। तो अभी किसान भी उत्साहित हो गए। आगे का जो हमारा प्लान है, दालें, अनाज में हमने अभी सोना मोती गेहूं अभी ये साल लगाया है। और ऑयल में हमारे महाराष्ट्र में एक करडी नाम का पीक है, हम करडी का ऑयल खाते हैं। तो वो बंद हो गया था, अभी हमने वो चालू कर दिया। एक जैसे सनफ्लावर है, ब्लैक करडी बोलते हैं, और ये सफेद वाली करडी है। तो ये हमारा स्पेशल क्रॉप है करडी का ऑयल के लिए। और ये करडी का स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि करडी का अगर ऑयल आप खाएंगे तो जो अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो बाकी सब ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन करडी का ऑयल अगर अपन खाने में खाते हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल अपने आप जलता है। ये बहुत सालों से इसका रिसर्च है, बहुत पीढ़ियों से हम ये करते हैं। हमने सोचा कि अभी ये करडी का ही ऑयल निकालेंगे और किसानों से ये करडी निकाल के सब लोगों के पास उनको पहुंचाएंगे। तो ऐसा दालें, अनाज, ऑयल, फिर सब्जी भाजी, फिर फल फ्रूट, सीजन के हिसाब से जो भी फल फ्रूट अपने को लगते हैं, तो आने वाले इसमें हम हमारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री का 1 एकड़ है उसमें ही सीजनेबल फ्रूट लगाएंगे, सीजनेबल सब्जी लगाएंगे। और ऐसा करते करते हमने डिजाइन में एक सबसे अच्छी बात जो हमारे डिजाइन में है अभी, एक देसी गाय, देसी मुर्गी, देसी बकरी और देसी शहद वाली मक्खी, ये 4 हमारे कुटीर उद्योग इसमें हम प्लान किए हैं। तो उसमें देसी गाय का जो प्लान है, तो उसमें से किसानों को गोबर नेटवर्क में आओ पंकज भाई। हाँ सर, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। अब एक ही जगह बैठो प्लीज। अपना वीडियो बंद कर दीजिए और आपका एक ही वीडियो भी जगह बंद पे कर दो। आ रहे ना हाँ आप वीडियो बंद कर दें तो आवाज आपकी साफ रहेगी। वीडियो बंद कर दीजिए और ऑडियो खुला रखिएगा। हाँ, आ रहा है अभी सर। जी धन्यवाद।
आ गया ना, आवाज आ रही है सर अभी बराबर? जी आ रही है। अरे तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का जो प्लान है, तो एक रिपीट में मैं जो सब चीज़ें जो बताया आपको एक साथ में, तो एग्रो फॉरेस्ट्री है, सब तरीके के ऑर्गेनिक अनाज दालें और तेल है, सब्जियां भाजी है, फल फ्रूट है, और कुटीर उद्योग है 4, जो देसी गाय, देसी मुर्गी, देसी बकरी का दूध, और मधुमक्खी। तो इसमें सबसे मेन है मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी रहेंगी तो ही ये सब चीज़ें चल चल सकती है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा ध्यान मधुमक्खी पे दिया। और केंद्र शासन के जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, तो हमारी जो कंपनी है और हमारा जो गट है, तो ये कंपनी को अभी खादी ग्रामोद्योग के महामंडल खादी ग्रामोद्योग महामंडल महाराष्ट्र शासन की तरफ से आने वाले महीने में 100 पेटियाँ मधुमक्खी की मिलेंगी, और वो 100 पेटियाँ से हम हमारा बिजनेस मधुमक्खी का शुरू करेंगे। हम खुद पहले बिजनेस करेंगे, पैसे कमा के दिखाएंगे, फिर किसानों के खेतों में जो 1 एकड़ में हमने झाड़ लगवाए हैं, अरहर लगवाया है, प्याज लगवाए हैं, और जो भी आगे अलग अलग प्लानिंग है क्रॉप लेने के, तो उसके लिए मधुमक्खी जरूरी है। तो ये मधुमक्खी का प्लान हम हर किसान को 5 देसी गाय, 100 मुर्गी, 5 देसी बकरियां और मधुमक्खी की 6 पेटियां, ऐसा हमारा 1 एकड़ का प्लान है पूरा। तो हमारा एक अंदाज है कि ये जो पूरा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बताया, आने वाले 2 साल में, अभी 22 चल रहा है, 23 और 24 के अंदर हमारा किसान मिनिमम 3 लाख रुपए 1 एकड़ में 3 लाख रुपए आसानी से कमा लेगा। और इसका जो हमने लास्ट प्लान जो बोलते कि भाई किसान अटकता कहाँ पर है, रुकता कहाँ पर है, तो कोई भी चीज़ बनाने के बाद बिक्री नहीं होती, तो हमने बिक्री के लिए एक आसान प्लान बनाया यहाँ पर अपने कंपनी से एपीओ से, कि भाई किसानों से माल ऑर्गेनिक लेना है, प्रोसेस अपने पास ही करना है गांव में और प्रोसेस करके एक हमने ऐप बनवाया है, अभी काम चल रहा है ऐप का, फैमिली फार्मर करके। तो जो भी लोग तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में और बड़े बड़े सिटियों में रहते हैं, उनसे संपर्क करके उनको डायरेक्ट ये माल पैकिंग करके ऑर्गेनिक माल सप्लाई करेंगे, और उनका जो भी ग्राहक ये माल खरीदते हैं उनको अपने ऐप पे रजिस्टर करेंगे। तो ये ऐप पे रजिस्टर करने का फ़ायदा एक ही है कि वो ऑर्डर भी अच्छी तरीके से दे सकते हैं, उनको जो भी चीज़ें चाहिए ऐप पे वो देख के चॉइस करके ऑर्डर भी कर सकते हैं, और पेमेंट भी फास्ट आता है, क्योंकि अभी तो प्रीपेड पेमेंट है, सब पेमेंट की कोई अड़चन रही नहीं, सब लोगों को पैसे का कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं। तो ये जो पेमेंट है कंपनी को आसानी से मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये ऐप बनाने का हमारा सबसे जो बड़ी मंशा है कि जो भी ग्राहक किसानों से अरहर की दाल, गेहूँ, गाय का घी, मुर्गी के अंडे, ये जो चीज़ें खरीदेगा, तो उसके ऊपर एक स्कैन कोड रहेगा, और वो स्कैन करके वो किसानों से डायरेक्ट बात कर सकेगा कि भाई 6 अंडे आ गए अपने घर पे, तो किसके कौन से किसानों के खेत में से आया। तो उसने अगर वो कोड स्कैन किया तो वो किसानों से डायरेक्ट बात करके लाइव देख सकता है कि भाई मेरी कौन सी मुर्गी है, कौन सी मुर्गी के अंडे आ रहे हैं, कौन सी देसी गाय है, देसी गाय क्या खाती है, और किसान क्या क्या काम करता है। तो ये चीज़ों से एक तो ग्राहक संतुष्ट होगा कि भाई सच में जो मैंने फैमिली फार्मर रखा है, जिनके साथ मैंने संबंध बनाए हैं फैमिली के जैसे, तो वो सच में काम कर रहा है, और उनके पास से मुझे शुद्ध अन्न और अच्छा अन्न मेरे घर पर आ रहा है, और मेरे फैमिली को मैं अच्छा खिला सक रहा हूँ, खिला सका रहा हूँ। तो फिर एक ग्राहक संतुष्ट होगा, तो किसानों को भी उनकी आमदनी अच्छी मिलेंगी और उनका पुण्य मिलेगा। और किसानों को जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसानों को कोई तरीके का ग्लैमर नहीं है। तो ग्लैमर, प्रतिष्ठा जो बोलते हैं अपन, प्रतिष्ठा अगर काम की जो भी काम करते हो, काम की अगर प्रतिष्ठा मिले, तो जो भी इंसान है वो आयुष्य में एकदम संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है। किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उनके काम का कोई ग्लैमर नहीं, और कोई उनको अच्छा बोलता भी नहीं। किसान ही है, बेकार है, कोई मिलता नहीं, कुछ काम नहीं है, चल रही है। और किसानों को ये प्रतिष्ठा मिलना चालू हुई है। अभी ऐप तो चालू नहीं हुआ हमारा, लेकिन जो हम माल सप्लाई करते हैं तो उनसे बात करवा देते कि अभी ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये हमारा फैमिली फार्मर का जो ऐप है, तो हम अभी यहाँ हमारे एपीओ से शुरू किए, फिर महाराष्ट्र में करेंगे, करते करते हमारा ऐसा प्लान है कि पूरे देश में हम ये पूरी चीज़ें फैलाएंगे। तो सब जो भी हमारी एपीओ बनी है, तो सबको मेरा ये है रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ऐसे काम अपने अपनी जगह पे करना, अपने अपने गांव में अपनी अपनी एपीओ खोल के अगर ऐसा काम करे तो ग्राहक भी संतुष्ट रहेंगे। और जो किसानों के सर पे जो सबसे बड़ा पाप है जहर खिलाने का, तो वो पाप से किसानों को मुक्त करे। धन्यवाद।
सर। पंकज पंकज भाई, हाँ हाँ हेलो। हाँ, पंकज भाई, हाँ, बोला सर। आपकी केस स्टडी जब हमने सादर की थी, तो उस समय एक शंका प्रस्तुत की थी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री में 1-1 लाख रुपया 3 साल तक कैसे मिल सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सदन को बताइए। बहुत से लोगों के मन में मतलब जो डाउट है वो भी निकल जाएगा, और सामने होगा उनको दिशा भी मिलेगी कि कौन से स्कीम से, ऐसी कौन सी केंद्र सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है कि जिसके माध्यम से सालाना 1-1 लाख रुपया मिलता है और कैसे कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, ये जो स्कीम है, ये डिपार्टमेंट का नाम है MGS, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना। ये केंद्र शासन ने इनके साथ काम जीआर निकाला। अगर जिनको भी ये जीआर चाहिए, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये जीआर अपने अपने राज्य में अपन लागू कर सकते हैं। लागू करने के लिए बहुत बड़ी कुछ करना नहीं पड़ता। और ये जो स्कीम है, ये हर किसान के लिए है। जो किसान के पास 5 एकड़ खेती है, तो उसका एक ही उन्होंने रूल्स रखा है कि भाई छोटे किसानों के लिए, जिनके 5 एकड़ है, बके बड़े बड़े किसानों के लिए नहीं है, लेकिन छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ है, किसान रहे, तो ये छोटे किसानों के लिए योजना है। और ये इतना आसान है, ग्राम पंचायत का ठहराव लेना है, तहसील में उसको दे देना है, बाकी काम सब गवर्नमेंट ही करती है। तो किसानों को इसमें करने के लिए खुद कुछ नहीं करना पड़ता ज़्यादा। अपने ग्राम पंचायत में जाना है, 10 किसानों ने साथ में मिलके एक ग्राम पंचायत का ठहराव लेके, बाकी काम तो ग्राम पंचायत का अधिकारी, तहसील ऑफिस के लोग सब कर लेते हैं। और एकदम सबसे आसान योजना है, और सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली योजना है, और सबसे बड़ा काम है। और कोई अड़चन अगर आई, तो दुबे सर के पास मेरा नंबर भी है, मैं वैसे नंबर भी बोल दूंगा। तो ये नंबर पे भी बोला तो मैं सबको ये गाइड कर सकता हूँ। नमस्कार पंकज जी, आपका एक बार नंबर बता दीजिए तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। हाँ, मेरा नंबर है 98 जी 50 जी 9850 996 जी। 996 के बाद 501। 996 एक बार 98 50 99 65 01। सर, सिर्फ 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी 98 50 99 जी। सर 69 हाँ हाँ, 0। वॉइस कट हो रहा है आगे सर थोड़ा सा। और बोलो एक बार। हाँ, मैसेज में टाइप कर दीजिए सर, या फिर तो इजीली सबको दिख जाएगा। हाँ हाँ पटेल साहब, ये मैसेज में डल जाएगा नंबर, आप सब लोग ले लेना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हाँ सर, बोलो। तो धन्यवाद आदरणीय राव देशमुख जी, आपने जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी है। और किसान भाइयों के लिए जैसा आपने कहा है कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं, समस्या एक प्रकार की है किसानों की। और आपने जो कहा है, हमारे आदरणीय बने सिंह आर जी अपना हाथ उठाया है उन्होंने। मैं चाहूंगा कि आप सवाल कर सकते हैं आदरणीय पंकज जी, स्वागत है आपका। ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पंकज भाई, आपने जो विषय रखा बहुत अच्छा रखा, सराहनीय लगा मुझे सब कार्य के लिए। जैविक में उत्पादन कम होता है या रासायनिक में ज्यादा होता है या जैविक में ज्यादा होता है, ये बताइए थोड़ा सा आप। सर, हमारा जो अनुभव है, मेरा अनुभव है कि जैविक में उत्पादन बहुत तो ज्यादा पुराना और नया, इसका अगर कॉम्बिनेशन करे तो जैविक में उत्पाद। जैविक में उत्पादन पहले भी कम नहीं होता था और अभी भी कम नहीं हो रहा है, तो रासायनिक खेती को मान्यता देने वाले या रासायनिक खेती को और बढ़ावा देने वाले, हमारी एक संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जलवायु, हमारी मिट्टी, हमारे पंच महाभूतों की जो उपासना है, इसको धूमिल करने का कार्य और विध्वंस करने का कार्य को महत्व किसने दिया, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ी से। आप सब सदन में सभी लोग अनुभवी लोग हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से अनुभवी लोग ज्यादा हैं। सर, ये जो है अभी रासायनिकीकरण का जो है, अभी किन्होंने इनको बढ़ावा दिया,
लेकिन वो जो एक टाइम था, एक पीरियड था, मेरे अंदाज से 50 साल पहले जब अपना स्वतंत्र मिला, उसके बाद में जो अपना अनाज कम आने लगा, जी। भाई शरीर में कोई अगर बीमारी आ गई और बहुत फास्ट आ गई, तो कुछ टाइम के लिए अपन एलोपैथी लेना चाहिए कि भाई सर दर्द बहुत भयानक हो रहा है, तो थोड़े से एक एक गोली लेना चाहिए। लेकिन परमानेंटली अगर आप गोली लेते रहेंगे तो सर भी नहीं रहेगा। ऐसे ही जो रासायनिकीकरण का है कि भाई जब टाइम था अपना, खराब टाइम था, सब हरित क्रांति हुई मान्य है, लेकिन तुरंत सुधर जगह पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। 50-60 साल हो गए वही एलोपैथी की दवाई के जैसा वो रासायनिकीकरण चालू ही है अभी तक। तो वो गलत बात है, ऐसा मेरा कहना है। मेरी 42 वर्ष की उम्र है। मेरे यहाँ पे 30 वर्ष से पहले कोई रासायनिक यूज नहीं करता था, और उससे पहले हमारा उत्पादन बहुत अच्छा आता था। धीरे धीरे रासायनिक की ओर बढ़े तो किसान कर्जे में डूबते गए, और उत्पादन घटते घटते बराबर। आज वर्तमान में ये स्थिति हो गई कि खेती करने वाला किसान, खेती में उत्पादन आता ना, वो रिटर्न खेती नहीं कर सकता, उसमें अलग से कर्जा लेकर के या बराबर कोई है। से पैसा व्यवस्था करके खेती करना पड़ता है उसको। ये स्थिति हो गई हमारे सब लोगों की। बराबर बराबर। सर एक थोड़े से 2 मिनट लूंगा मैं आपके सबके। तो हमने एक चीज जो इसमें शुरू किया अपने एफपीओ से, कि भाई जो भी चीज किसानों को बताना है, तो हम किसानों को सबसे पहले बात करते हैं कि भाई तुझे हमारे साथ आने के लिए, जैविक में काम करने के लिए घर से 1 रुपया भी लगाना नहीं है। और दूसरी चीज, आपको आपका दिमाग भी लगाना नहीं है, क्योंकि किसानों के दिमाग में जो इतनी अलग अलग बातें भर के रखी है कि उसको खुद को नहीं समझ रहे कि उनको क्या करना है। तो अपने कंपनी के साथ, अपने ये जो पूरा प्रोग्राम है पतंजलि का, केंद्र सरकार का, इसके साथ जो किसानों को रजिस्टर हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, उनको सबसे पहले बता दें कि भैया आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है, और आपको आपका घर से 1 रुपये पैसा भी नहीं लगाना है। तो उसके लिए प्लान जो किया हमने, एक तो उनको खुद का खाद बनवाने के लिए ऑर्गेनिक फैक्ट्री, खाद की फैक्ट्री जो उनके घर पे ही चालू कर दिया। ऑर्गेनिक खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कीटकनाशक वो खुद ही बनाते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि जो बीज है खेत के, अब जो अपन बीज खरीदते हैं, तो बीज के इतने भाव बढ़ गए हैं कि अभी सोयाबीन तो लोगों ने 20-20 हजार रुपये क्विंटल से लिया, 20 हजार रुपये क्विंटल से सीड मिला अभी आने वाले पिछले साल में। तो हमने इसमें एक शुरू किया है कि भाई जो अरहर का जो देसी बीज है, जो हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में है, तो हमने ये साल में एक चालू किया है कि भाई किसानों को हम जो बीज लगवाना है खेत में, तो 2 किलो लगता है, भाई अपने कंपनी से आपको 2 किलो बीज फ्री मिलेगा, अगले साल आपने हमको 4 किलो वापस देना है। तो किसान खुश हो गए। 4 किलो की जगह 4 किलो की जगह वो 6 किलो की भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप कंपनी वाले अगर इतना फ्री दे सकते हैं किसानों को, तो किसान भी खुश होते कि हमारा भी उसमें हाथ बार लगे। तो ये पहले ये साल से चालू हो गया हमारी। अरहर का बीज कंपनी से उनको फ्री मिलेगा, और इसके बाद में हर बीज उनको फ्री मिलेगा, उनको फ्री बीज लेना है। और बीज संकलन के लिए हमने आने वाले 2 साल में एक बड़ा प्लान किया है कि बीज संकलन करके उसको सॉर्ट आउट करके अच्छा बीज किसानों को फ्री में दे। तो जितने भी क्रॉप उनको लगाने के लिए हम कहेंगे, उसका सबका बीज, खाद फ्री हो गया, बीज फ्री हो गया, मार्केटिंग भी फ्री हो गया। तो किसानों को जो खर्चा लगने वाला था, सिर्फ प्रैक्टिसेस जो है, तो प्रैक्टिसेस मेहनत तो उसको खुद को ही करना है, तो किसानों खुद कर लेता है उतना। बीज तक सर। बात नहीं है पंकज जी। आज का किसान क्या हुआ कि बाजार आधारित हो गया है पूरा। जब तक वो बाजार बराबर से सामान नहीं खरीदता, जब तक वो सोचता कि मेरी खेती अधूरी रह जाएगी। और बराबर इसके लिए बराबर। देश के अंदर प्रचार प्रसार करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ। एक बार प्रचार अभियान ऐसा चलना चाहिए देश के अंदर, प्राकृतिक खेती का, जैसे चुनाव का प्रचार चल रहा हो, जैसे सांसद का प्रचार बराबर चल रहा हो, जैसे विधायक बनाने का प्रचार चल रहा हो। बराबर सर। ये जो अरहर के जो पैसे खीसे में आएंगे ना, किसानों को जैसे पैसे मिल रहे हैं, प्रचार ऐसा चालू हो गया अभी गांव से कि भाई सबसे ज्यादा पैसा किसके पास आएगा। तो वो हर किसान बोल रहा है कि नहीं, अभी आने वाले 3 साल में मैं सच में 1 एकड़ में पैसा कमाऊंगा। तो ये जो माउथ पब्लिसिटी का जो प्रचार है ना सर, माउथ पब्लिसिटी का जो टैग है, मेरा तो थोड़ा सा ये तो चालू किया कि अभी तक ये जो प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग का मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव के लेके मैंने माउथ पब्लिसिटी ये सबसे बड़ी पब्लिसिटी रहती है। तो ये माउथ पब्लिसिटी का जो माहौल चल रहा है हमारी तरफ महाराष्ट्र में, तो अभी सर के दुबे सर ने भी जो देखा है, जितने भी अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, अलग अलग जो जहाँ जहाँ चीज़ें चलती है, वहाँ जाके ये माउथ पब्लिसिटी का माहौल बहुत सर अभी माउथ पब्लिसिटी से अच्छा काम चल रहा है हमारा। तो बाकी पब्लिसिटी में थोड़ा सा नहीं करते, क्योंकि वो अलग माहौल बन जाता है उससे। पंकज भाई, गेहूं के उत्पादन में अपना उत्पादन थोड़ा सा कम ना हो जैविक में, इसलिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अपन को नाइट्रोजन के बदले में क्या देना चाहिए गेहूं की फसल में?
ये जो नाइट्रोजन अपन यूरिया जो बोलते हैं, एक दल जी जो गेहूं एक दल में आता है और जी उसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो जो जी हम OW वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं, जो पालेकर साहब के इसमें जीवामृत बोलते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं, कोई EM बोलता है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई कृपामृत बोलते हैं। लेकिन ये जो सब लिक्विड है, बायो कल्चर है सब, तो ये बायो कल्चर जब देते हैं तो जो पुरानी प्रैक्टिस है अपनी कि भाई एक बार देना है और 2 बार देना है, तो हमने जो पिछले 3 साल में जो अनुभव आया बायो कल्चर का, तो हमारा कहना ऐसा है कि गेहूं को हर हफ्ते में, गेहूं निकलने के बाद, अभी हमारा गेहूं निकल गया, करीबन 3-3, 4-4 इंच का गेहूं है अभी सब, तो हमारा एक एक उसको डोज देना हो गया OWDC का। जो बायो कल्चर है ना, इसका एक फवारनी से हम ड्रेंचिंग भी करते हैं और फवारनी भी करते हैं, तो अलग अलग तरीके हो गए फवारनी करने के। तो ये जो बायो कल्चर है, इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो हर हफ्ते में अगर फवारनी किए, क्या लगेगा, महीने में 4 और 3 महीने में 12, 10 या 12 बार उसको करना है। तो उसके साथ ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है, ये खुद माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, ये खुद फंगीसाइड भी है। फंगस जो अभी जो शुरू में जो फंगस लगता है और अनाज बनने के बाद जो फंगस लगता है आखिरी में, गेहूं बनने के बाद थोड़ा थोड़ा, तो ये जो चीजें है, ये 10-12 फवारनी करने से, 10 या 8 या 10 बार अगर करे, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी हो जाएगा, फंगीसाइड भी हो जाएगा और कीटक रोधक भी हो जाएगा। ऐसा ये अनुभव है ये वेस्ट डिकम्पोजर का। जी जी, धन्यवाद पंकज भाई, आपका नंबर है मेरे पास में, बाद में आपको बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये स्क्रीन पे नंबर आ जाता है। आदरणीय बड़े सिंह जी, आपका धन्यवाद, और आदरणीय पंकज जी। और मैं आदरणीय प्रशांत जी और प्रणाली बहन जी का सवाल लेने के पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ पतंजलि पीठ से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। इसके बाद हम बहन प्रणाली जी और प्रशांत जी और जो भी अन्य हमारे सदन में जुड़े भाई बहन है, सबके हम सवाल लेंगे आदरणीय पवन कुमार जी को सुन के बाद। जी, नमस्कार सभी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि पंकज जी का अभिनंदन है। और 2018 से कहानी जो चल रही है, अब इस आगे इतनी प्रोग्रेस आपने कर ली है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। आप एक चैंपियन फार्मर के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। जो भी लोग, जो भी हमारे साथी 2018 से हमारी जो पहली कार्यशाला पतंजलि योगपीठ में हुई थी 5 और 8 अक्टूबर के बीच में, उसकी याद भी आप ताजा कर रहे हैं। और वहां से आपको जो प्रेरणा मिली है, जो भी आपने किया है, उसमें आगे का जो मार्ग है वो आपने स्वयं तय किया है। और यह सब आपके और आपके FPO, आपके साथी जो भी इस मार्ग में चले, उसमें एक महत्वपूर्ण चीजें आपने आज बताई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें आपने शुरुआत की, वह थी योग से। योग, अगर योग से आपके साथी लोग जुड़े, उससे किसानों को खुशी हुई, उससे उनको प्रोत्साहन मिला, उससे उनकी जिंदगी में उमंग आया, उससे उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं थी गैस की और अन्य जो चीजें आपने वर्णन किया है, उससे उनको निजात मिली। तो पहला हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है वो यह है कि योग हम जरूर करें। योग से हम अपने आप को पहले स्वस्थ रखें। योग से ही हमारे मन, हमारे दिल में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा। जो भी हम प्राणायाम, योगासन करते हैं, और उससे ही हमारे सोचने की, समझने की, ग्रहण करने की, सहनशीलता की, उसका भी विकास होता है। यह बिल्कुल निश्चित है, और उसी से ही अच्छे विचार भी आते हैं। तो ये धीरे धीरे आपने जो कारवां लिया है, उस सारी कहानी को हमने सुना बड़े ध्यान से। बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई 3-4 बार, तो कुछ चीजें हमारी छूट गई हैं। और मुझे लगता है कि आपकी कहानी से बहुत सारे हमारे साथियों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं, शायद हमारे कुछ लोग डॉक्टर दुबे के साथ मिलकर के इस विषय पर बातचीत भी करेंगे, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होगी। और जो आपने एक और चीज, जो महत्वपूर्ण चीज बताई है, जिसको मैं समझा, वह यह है कि पुराने और नए का संगम होना है। कोई भी नव निर्माण अगर करना है, तो पुराने को तो ध्यान रखना ही है, उसमें तो हमारी सारा आधार उसी पर ही टिका हुआ है। लेकिन जो नई चीजें आ रही हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, डिजिटल तकनीकें आ रही हैं, आपने फार्मर फैमिली फार्मर ऐप के बारे में भी बताया। बहुत ही प्रशंसनीय है कि ये इस तरह का आप प्रयास कर रहे हैं। और वह आपकी जो ऐप है, वो शायद आपकी
अपेक्षाओं के अनुरूप बनेगा, आपके द्वारा जो उपभोक्ताएं हैं वो उपभोक्ता है उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसको अनुरूप बनेगा। तो निश्चित रूप से यह विन विन सिचुएशन होगी, सभी के लिए एक जीत की स्थिति बनेगी। इसमें कोई यह नहीं होगा कि यह केवल एक ही वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है, बल्कि ये सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो इस तरह के जो आपने अभिनव प्रयोग किए हैं, चाहे वो पेड़ लगाना है मनरेगा के माध्यम से, और इसमें अन्य जो चीजें हैं, बायोगैस लगाना है, जो समन्वय करना है, ग्राम पंचायत के साथ समन्वय होना है, विभाग के साथ समन्वय होना है, प्राइवेट एजेंसी के साथ समन्वय होना है, आपके उद्बोधन में सभी चीजों का वह मिश्रण था। और आपने अपने आगे की जो एफपीओ के माध्यम से जो प्लानिंग करनी है, मुझे लगता है कि इससे आदर्श मॉडल और क्या हो सकता है। हालांकि पूरे देश में इस समय जो एफपीओ का कार्य चल रहा है उसमें कई सारे मॉडल निकल करके आ रहे हैं। तो आने वाले समय पर आप अन्य एफपीओ और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी आप ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपके मॉडल को और बेहतर बन सकता है, उसमें और उत्कृष्टता आ सकती है। और साथ ही एफपीओ टू एफपीओ के जो काम हो सकते हैं, कई सारे साथी उसमें भी काम कर रहे हैं कि एक एफपीओ दूसरे एफपीओ के साथ समन्वय करते हुए चीजों का आदान प्रदान करें, जहां तक बार्टर करने का प्रयास करें जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी बिना पैसे के, और जहां पर पैसे का प्लस माइनस हो जाता है वहां पर पैसों का भी आदान प्रदान करें। तो इस प्रकार से पुरानी और नवीन पद्धतियां जो भी हम अपना सकते हैं, जिससे हमारा और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का हित हो सके और सभी लोग उससे लाभान्वित हो सके, ऐसी व्यवस्थाओं का आप निर्माण करते जाएंगे, ऐसे ही हमें विश्वास है और हमारी आपसे अपेक्षा भी है। तो ये आज बहुत सुंदर तरीके से आज आपने उद्बोधन दिया। आजकल हमारे बीच में कई सारे छात्र आए हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, करीब 25 के आसपास होंगे छात्र। तो ऐसा मौका मिलने पर मैं डॉक्टर दुबे के साथ मिलकर के आपके साथ एक अलग से भी एक उद्बोधन आपका रखवाएंगे, और जिससे कि हमारे जो छात्र हैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर के लास्ट ईयर में हैं, तो इनको भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कम समय पर आपके अनुभव से हमें सबको जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर डॉक्टर दुबे, बहुत ही अच्छा आपका ये आपने इनको आज लाए पंकज जी को, इसलिए आपका भी अभिनंदन। इसी प्रकार से आज की हमारी योग की कक्षा भी बहुत अच्छा रही, बहुत बढ़िया तरीके से योग किया, और यह कारवां चलते जा रहा है इस योग और आहार का। शुरुआत जो हमने आज फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, शुरुआत हमने योग से करनी है। योग से हमने किया तो हमारे बाकी जो कार्य है सबके सब सफल होंगे, उसमें निश्चित रूप से इसमें कोई शक ही नहीं रहा है। इतने 4 साल के 4.5 साल के बाद हम अपने किसी एक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे जो अपनी प्रगति की है, आगे बढ़े हुए हैं, अनेक कदम उन्होंने उठाए हैं, और सारे कदम इनके अपने वेल प्लान्ड, अच्छी तरह से नियोजित, इसमें सोच समझ करके कार्य किया गया है। और सामूहिक सामुदायिक रूप से समूह समूह के रूप में भी इन्होंने जो कार्य किया उससे भी हम सबको भी आज हमें खुशी भी है, हमें प्रेरणा भी मिलती है। यह कार्य करने पर जो भी कार्य हुआ है वो स्थायी हुआ है, उसका एक स्थायी प्रभाव दिख रहा है। तो इतना कह के मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपने मार्गदर्शन दिया सदन को। और 2018 से जो पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसका प्रभाव आदरणीय पंकज जी ने बताया। और पंकज जी क्या पूरा सदन जब आते हैं हमारे चीफ गेस्ट के रूप में या हमारे किसान भाई आते हैं वो सारी चीज बताते हैं कि जब पतंजलि पीठ में किसानों का जो सम्मेलन हुआ, पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हुआ था, परम पूज्य स्वामी जी परम सत्याचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस समय से किसानों में विचार आया प्राकृतिक जैविक खेती करने का, और आज एफपीओ निर्माण हो रहे हैं, किसान समृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज इस मंच से, दैनिक निवार मंच से, कि एक कार्यक्रम पतंजलि पीठ में पुनः हो जाए ताकि ये देश अब और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम सब पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत हमने प्रशिक्षण लिया है, हमने एफपीओ बनाए हैं, हमने जैविक प्रमाणीकरण किया है, और आने वाले समय में इस देश में अगर हमें
प्राकृतिक और जैविक क्रांति लाना है। एक बार हम किसानों का सम्मेलन पुनः पतंजलि पीठ में परम स्वामी जी, परम श्री आचार्य जी का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन वहां प्राप्त हो, किसानों में जागृति आएगी, ऐसा मेरा आज मन में आया तो मैंने प्रस्ताव रख दिया। मैं आदरणीय प्रशांत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। जी नमस्कार, आवाज सुनाई दे रही है? जी आ ओम रही जी। है। जी हाँ, आ रही नमस्ते, है। मैं प्रशांत सावंत बात कर रहा हूँ, फिलहाल अभी नागपुर महाराष्ट्र से। पंकज जी ने ही मुझे सुबह एक लिंक भेजी थी, जिसकी वजह से मैं आज का ये सुंदर अवसर मैं आज वहाँ पर मुझे मिला है कि इस इस सेमिनार में मैं ज्वाइन हो पाया। मैं लास्ट 22 साल से मधुमक्खी पालन के ऊपर संशोधन तथा प्रशिक्षण दे रहा हूँ पूरे देश भर में। मेरे पास 9 राज्य हैं तथा 2 देश भी है, और 2 देशों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ किसानों के साथ में। मैं मेरी बस छोटी सी एक बात रखना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक मुझे अध्ययन में मिला हुआ है, जो संशोधन में मिला हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि मधुमक्खी पालन बहुत ही बड़ा एक पिलर है खेती का, 5वां महत्वपूर्ण पिलर है। तो सभी किसान भाइयों को, सभी हमारे यूथों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप फिलहाल मधुमक्खी समझ लीजिए और खेतों का विकास, जंगल का विकास के लिए मधुमक्खी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले खेती के लिए सिर्फ मधुमक्खी ही एक बहुत बड़ा जहरा है, जिससे पॉलिनेशन या परपरागीभवन होने होगा, और उसमें से ही मुझे काफी अच्छी फसल भी मिल सकती है। क्योंकि काफी सारी बातें आई कि यूरिया क्या करना या केमिकल्स जो आ रहे हैं खेतों के अंदर, जिससे हमारी भारत की खेती काफी दूषित हो रही है। तो वो दूषित खेती को अच्छी खेती बनाने के लिए मधुमक्खी पालन एक अच्छा एक द्वार है, जिस द्वार से हम लोग पुरानी हमारी जो हिंदुस्तान की खेती थी वो फिर से हम करेंगे। हमारी देश से पूरे दुनिया भर में हम दूसरों लोगों को भी एक अच्छा खाना दे पाएंगे। तो ये मुझे विश्वास है। तो बस ये मैं छोटी सी बात आपके पास रखना चाहता था। आपने मुझे जो वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आपने मार्गदर्शन दिया मधुमक्खी पालन के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए। मैं आदरणीय पंकज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अपना वीडियो आप बंद रखें। आप वीडियो आपका चल रहे हैं तो वीडियो हिलता है तो सभी का दिमाग उस पर आता है, क्योंकि हमारा निवेदन है। और आप अगर धन्यवाद, अगर आपका वीडियो बंद रहेगा तो आपकी आवाज भी साफ आएगी, क्योंकि आपसे मैंने किसानों के सवाल भी होंगे और उसका आपको जवाब भी देना है। तो धन्यवाद, आपने अपना वीडियो बंद किया। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी होशंगाबाद नर्मदापुरम से, मध्य प्रदेश से, मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो हमको बताया वो भी बहुत अच्छा है। मैं आदरणीय पंकज जी से पूछना चाह रहा हूं कि जो आपने एग्रो फॉरेस्ट्री में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो अनुदान प्राप्त किया है, तो ये कुछ सीमित वृक्षों पर ही कौन कौन से वृक्षों पर ये मिलता है, इसकी थोड़ी जानकारी देने का कष्ट करें। जी ओम। आदरणीय पंकज जी, आवाज शायद आप तक आवाज नहीं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय की। तो जैसे वो नेटवर्क में आ जाते हैं आपका सवाल रिपीट कर लिया जाएगा। तब तक हम सदन में कोई इस पे जवाब दे सकते हैं तो वो जवाब दे दें। जी दोबारा आप जो है उसको रिपीट करें सवाल को। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो एग्रो फॉरेस्ट्री में अनुदान दिया जाता है वो किन किन वृक्षों पर मिलता है? मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, ये वृक्ष आप फलदार पौधे कोई भी लगा सकते हैं। आप जो है 1 एकड़ में लगभग 1.5 लाख से लेकर के प्लस एस्टिमेट बनता है उसका। और आप जो है रोजगार सहायक जो होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में, हर ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक होता है, उसके पास एस्टिमेट होता है 1 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ 2.5 एकड़ में, जितना 1 एकड़ में 100 पेड़ लगते हैं, उसमें पौधे का चयन भी हो जाता है। आप कर सकते हैं, जो भी आप पौधे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। उसमें मनरेगा के अंतर्गत जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनके जॉब कार्डों का वहाँ नंबर दिया जाता है। मास्टर रोल में उनके मजदूरी फीड होती है, उनको पैसा दिया जाता है उनके खाते में।
पेड़ पौधे खरीदने के लिए, पौधे खरीदने के लिए जिस जहां से आप खरीदेंगे वो आपके खाते में आएंगे पैसे। और आगे उसके मेंटेन के लिए 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। 3 साल में सरकार आपको अनुदान देती है। पहले साल आपको मजदूरी देगी और पेड़ खरीदने के लिए पैसे देगी। आप जो है रोजगार सहायक से संपर्क करके ग्राम पंचायत पलासी में और आप कर सकते हैं और आप अपना 1 एकड़ में या 2 एकड़ में जितना भी वहां एस्टीमेट बनेगा आप लगा सकते हैं। ये खुला हुआ है, उसमें कोड डल जाता है, एक एस्टीमेट बनता है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लगता है और ये तुरंत हो जाता है। और इसमें आपका शायद अगर समाधान हो गया हो सवाल का तो बताने का कष्ट करें। जी हो। और जहां भी जरूरत पड़ेगी आपके साथ मैं हूं। और निश्चित है अगर आपकी इच्छा हो या जिन किसानों की नंदन फल उद्यान योजना है इसके अंतर्गत कोई भी किसान भाई अगर लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आदरणीय किसान जी। जी जरूर सर जी, आप कभी भी मुझे विनती कीजिए, मैं जरूर आप आऊंगा। आप वेबिनार ले सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप में किसान भाई और हमारे यूथ अगर साथ में जुड़ते हैं तो मैं प्रत्यक्ष रूप में वहां पे आ जाऊंगा। और एक मधुमक्खी पालन के ऊपर हम 1 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम या 3 दिन का मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रोग्राम हम ले सकते हैं। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, साथ में मैं राज्य का यहाँ पे केंद्र प्रमुख भी हूँ। जो सरकार की अलग अलग जो स्कीमें हैं, स्कीमों के साथ में एक प्रशिक्षण अगर आयोजित हम करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में उसका फायदा काफी सारे किसानों को और यूथ को हो सकता है। जी बहुत सुंदर। और आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो संपर्क करते हैं आपसे। मेरा मोबाइल नंबर है 94232385। एक सेकंड रिपीट करें। 942385 जी 1016। ठीक, थैंक यू। बस एक विनती कर रहा हूँ कि ये नंबर मेरा BSNL का है तो ये स्पेशली जंगल में चलता है, शहरों में काफी कम चलता है। अगर फोन लगा या रिंग बजी उठाया नहीं गया तो आप बुरा मत मानिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या रेंज में आ जाऊंगा मैं फिर से आपको कॉल बैक कर दूंगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने अपनी इच्छा जाहिर की और हम सब किसान भाइयों के हित के लिए आपने जो है अपने आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आदरणीय बहन प्रणाली जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। ओम, मेरी बात तो इतनी थी जो आपने बताई कि फिर से किसानों के लिए पतंजलि योगपीठ में विषय मुक्त कृषि का प्रशिक्षण मिलेगा तो ये कारवा और भी बढ़ेगा। और ये जो क्रांति है विषय मुक्त कृषि की, सचमुच अब बने सिंह जी बोले कि इसका विराट रूप होना चाहिए। तो इसके लिए अब प्रशिक्षण होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से युवाओं को उनमें भेजने का प्रयत्न करेंगे। और जब युवाओं के मन में ये बात जाएगी तो सचमुच से उन्हें ये अब ये कार्य आगे बढ़ाना है तो ये अच्छा होगा, यही मेरा विचार है। और पवन जी ने अब बोला कि उस स्कीम में कौन कौन से पेड़ लगा सकते हैं हम, म्हणजे यानी और कौन से, वो उन्होंने तुअर के बोले ना, तो हमारे यहाँ तुअर के पेड़ लगाना जरा प्रॉब्लम है। तो और कौन से पेड़ लगाने के लिए ये अनुदान प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा सवाल एक था। ओम, धन्यवाद। मुनीलाल जी। जी मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इसकी एक लिस्ट है, कौन से पेड़ों के लिए अनुदान मिलता है, क्या मिलता है, उसकी लिस्ट था मिला के हम जारी कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, कल एग्रो फॉरेस्ट्री पे विवेचन करने वाले और उसमें क्या स्थिति मिलती है, क्या योजनाएं हैं, उसके ही एक्सपर्ट को बुलाया है। वो एक कंपनी के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनसे 8 दिन से डेट लेके कल की डेट तय हुई है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सवाल है और जितने भी शंका समाधान है वो कल निश्चित हो जाएगा। कल की क्लास में आप उपस्थित रहिए, यही मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जी रमेश चंद्र मेहरा जी कहना चाहते आपने। जी आदरणीय सुदीप राज वर्मा जी हमारे युवा कार्यक्रम के आज नर्मदा यात्रा कर रहे हैं।
शिवराज जी बिहार। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी। रामकृष्ण रघुवंशी जी आए, और जैसा कि हमारे आदरणीय किसान जी ने मधुमक्खी पालन के संबंध में चर्चा की है, आप भी मधुमक्खी पालन और का काम आपने किया है, हम सब ने देखा है। मैं चाहूंगा रामकृष्ण रघुवंशी जी अपना मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। जी, सदन को ओम। और जैसे कि गुरुदेव ने कहा है कि मधुमक्खी पालन, और आदरणीय भाई साहब ने कहा, तो इसमें एक बात सभी किसानों को, सदन को भी मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि इट्स नॉट ए इजी सब्जेक्ट। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तो पहली चीज तो प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के साथ में आप एक काम जरूर कर लें कि अगर मधुमक्खी पालन में जो लोग भी इंटरेस्टेड है, वो जहां पर भी बी कीपिंग हो रही हो, जहां पर भी मधुमक्खी पालन हो रहा हो, वहां 1 महीने या 15 दिन उनके साथ रह के प्रशिक्षण प्राप्त करें। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इसके ड्रॉबैक पता करें। आप धरातल पे जब भी जाएंगे तो पूरा इंदौर से लेके आप जबलपुर तक चले जाइए, आपको एक भी ऐसा फार्मर नहीं मिलेगा जिसने बी कीपिंग सक्सेस की हो। आप जाएंगे खेला हमारी साइड को छोड़ के, क्योंकि हम लोग तो विगत 8-9 साल से इसमें 2 साल घाटा खाया, 1 साल सारे बॉक्स खत्म हो गए। फिर पहले मधुमक्खी के व्यवहार को समझना, और फिर उसके लिए जो उसकी फीडिंग है, सबसे मेन चीज है किसी भी चीज के लिए। एक तो आवास, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें आवश्यक हैं। तो एक तो उसके भोजन की उपलब्धता, और दूसरी चीजें उसके आवास की। तो आवास में जो बीमारियां लगती हैं हमारे परिवेश में यहाँ पर, उन बीमारियों को समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होता है कि लोगों ने 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और सारे बॉक्स खत्म हो गए। ऐसे किसानों से भी मैं मिला हूँ, और जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, मुझे एक भी सफल किसान यहाँ से वहां तक नहीं मिला। और अगर आप उदाहरण दें तो जो प्रोफेशनल बी कीपर होते हैं, उसके अलावा कोई किसान हम लोगों को छोड़ के कर रहा हो, तो आप मुझे उसका एक का नाम बता दें। तो इसलिए जो भी व्यक्ति मधुमक्खी पालन में जाए, पहले तो बहुत सोचे, विचार करे, और विचार करने के बाद शिद्दत के साथ में, समर्पण भाव से कि उसे सक्सेस करना है, तो 15 दिन ऐसे एक बी कीपर के साथ काम करे। या मैं तो ये कहूंगा कि 1 माह तक, जब सीजन रहता है जब, और एक आउट ऑफ सीजन जब उसको फ्लोरा नहीं मिलता, जब खाली आपको उसको जिंदा रखना है, तो उस समय लिए जो भी बी कीपर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ में रह के और उसका प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ जब वो उनके खुद वो किसान या जो भी बंदा है वो उसके साथ काम करेगा, तब उसे उसके ड्रॉबैक पता चलेंगे। तो हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट है, अभी 2 लाख का प्रोजेक्ट है। 2 लाख के प्रोजेक्ट में 40% अनुदान जोड़े तो 80,000 रुपए अनुदान मिलता है। 1,20,000 रुपए, ये ऑल ओवर इंडिया है ये स्कीम। 1,20,000 रुपए फार्मर के लगते हैं। अब जिसने 1,20 लगाया हो और 80,000 उसे प्रशासन से भी मिल गया हो, तो इसके बाद में अगर उसके उत्पादन नहीं आएगा तो उस किसान को झटका लगेगा। तो जो भी व्यक्ति मधुमक्खी पालन में जाए, पहले उसकी मास्टरी हासिल करे, और ऐसे बी कीपर के साथ काम करे, या ऐसे किसान के साथ में रह के काम कर ले, काम करके सीखे वहां पे, इसके बाद ही शुरू करे। जी ओम। जी धन्यवाद रघुवंशी जी, आपने मधुमक्खी पालन के ऊपर अपना विचार रखा। और किसान भाई जो स्टोरी बताते हैं, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां बताते हैं, उसमें जो परेशानियां होती, हमारे आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, आदरणीय पवन सर जी बोलते हैं कि किसान को क्या क्या परेशानी होती, वो चर्चाएं भी हमें अवश्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम किसान भाई सावधानी रख सके। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी बिहार से हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लें बिंदेश्वर तिवारी जी, आपने हाथ उठाया है। जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। मैं आज कल आपसे बात नहीं हो सका, क्योंकि अभी धान के कटनी का मौसम है, इसलिए नहीं कर सका। आज मैं जो पंकज जी के सुन रहा था वार्ता, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं इसमें दूसरा जोड़ना चाहूँगा कि जो भी किसान इंटरेस्टेड होंगे, मैं भी बाबा के यहाँ गया था सन 12 में, तो मैं वहीं से कुछ प्रेरणा मिला, तो मैं जैविक खेती करना शुरू कर दिया। जैविक खेती नहीं, क्या अभी नेचुरल खेती। तो मैंने हल्के धान लगाना शुरू किया, बसाह, भोग और सोनम, कतरनी जिसको बाहर लोग बोलते हैं। तो एक पहला साल में
17 मन, यानी कच्चा 17 मन मीन्स 5-6 क्विंटल ही हुआ। दूसरे साल जंप करके ये वर्मी कंपोस्ट देने से एक ही बार 27 मन में पहुंच गया। उसके बाद तीसरे साल में 33 मन में पहुंच गया बसा भोग। 33 मन का यदि इक्वल टू किया जाए तो इसका मतलब कि 1 बीघा में 30,000 का धान हम निकाल सकते हैं। जबकि जो बहुत अधिक धान जिसमें होता है खाद देते हैं, उनकी भी पावर नहीं है कि 1 बीघा में 30 मन धान निकल सके। दूसरा ये सर, जो सिंटेक्स कंपनी का बायोगैस प्लांट है, हमने भी 2 साल के बाद लगाया, 14 में शायद लगाया। उससे अनुभव ये है कि सर, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, वो 5 एकड़ जमीन एक गाय और एक बछिया के ऊपर निर्भर हो सकता है। कुछ भी खाद नहीं खरीदना पड़ेगा और इतना कंपोस्ट देगा, वर्मी कंपोस्ट, कि उनको रखने के लिए बेड मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ रखें। जैसे मेरा ही बरसात में सब गोबर दह जाता है, क्योंकि हमारे पास बेड ही नहीं है उतना कि 2-4-5 टेलर के बाद और कहीं बना सकूं। और उससे काफी, अभी तो मैंने एक दरोगा जी हैं, उनसे कांटेक्ट किया है 6 रुपए केजी देने के लिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि 8-10 टेलर है। और अभी मैं टेलर से नहीं डालता हूँ, बोरा से ही डालता हूँ वर्मी कंपोस्ट। अच्छा खासा बसा भोग और सोनम होता है, और खेतों में भी डालता हूँ। तो ये सब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 50%। यदि कंपनी से कांटेक्ट किया जाए तो या पतंजलि भी करे तो शायद सिंटेक्स कंपनी ही देती होगी उतना सब्सिडी, तभी, क्योंकि गवर्नमेंट इतना जल्दी सब्सिडी नहीं दे पाती है। क्योंकि डायरेक्ट मैं डीलर से कांटेक्ट किया था, हमको 50% सब्सिडी दिया था और ले आकर मेरे घर में लगा दिया। लगाने का खर्च मेरा हुआ 1,500, 1-2 आदमी का। उससे गैस बनता है, जिससे मेरा दिन का खाना पूरा बन जाता है। शाम को गाय का दरिया बन जाता है, दोनों टाइम दरिया और दिन में खाना। तो ये सब लाभ है और बहुत ही सर ने जो बताया सराहनीय है। और मनरेगा से मैं भी नहीं लगाया हूँ, लेकिन अभी मैंने एप्लीकेशन डाल रखा है कि सागवान, मोहगनी और एक गम्हार पेड़ होता है जो बांस के पेड़ के पास भी लग सकता है सर। आजकल गम्हार की केवाड़ियां लग रही है। वो बोलते हैं, जो भी मैं साइंटिस्ट से बात किया था, वो बोलते हैं कि गम्हार एक ऐसा पौधा है जिसको बांस के पास पेड़ लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका जड़ इतना घना होता है। तो वहां गम्हार का पेड़ भी हम पेड़ के बीच में लगाना चाहेंगे तो बहुत थेथर पौधा होता है, वहां भी निकल जाएगा। तो यही था सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। और सदन में अगर हमारे किसी भाई बहन को कोई सवाल करना है तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सदन खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे साथी मित्र अगर बात ओम धन्यवाद। जी ओम जी ओम ओम नर्मदे हर नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। मैं जो है प्रदीप अभी भैया, आपको नर्मदे हर। नर्मदे हर। अरे प्रदीप मैं भैया, अभी ऊपर की फसल कहाँ गई? भैया, मैं अभी जो है महेश्वर घाट पे हूँ और आपको महेश्वर घाट के दर्शन, मैया जी के दर्शन करा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंगूठा हटाओ, अंगूठा हटाओ, अंगूठा हटाइए। दिख रहा भैया? अरे अरे प्रदीप अंगूठा भैया, हाथ हटाइए। हटा लिया कैमरे के सामने, आपने कैमरे के सामने से हाथ हटा लीजिए। हाँ, अभी दिख रहे हैं कुछ? अरे हाँ बहुत दिख रहे सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। जय हो नर्मदा मैया जी। जी नर्मदे हर, जय हो। देखो नर्मदा मैया की मगर, नर्मदा मैया की मगर देखो, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। मगर देखो आप, हम्म। किधर दिखा रहे हैं? वाह, ये संत जी स्नान कर रहे हैं, देखिए। बहुत या सुंदर।
यहाँ पर प्रदीप भैया 22 किलो का सोने का झूला है जो देवी अहिल्याबाई ने लगवाया था, वो जरूर देखना। 22 किलो का सोने का झूला? हाँ, अंदर है, अंदर जाना है किले के अंदर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वहाँ जरूर पे जरूर देखेंगे। जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत सुंदर। ध्यान रखिएगा, हर नर्मदे हर। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रोज जो है आप 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 15 हाँ किलोमीटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ओम ओम जी। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने हमें मां नर्मदा जी के दर्शन कराए, जो हमारी प्रतिपालक है। मां नर्मदे की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं आदरणीय सैयद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना विचार व्यक्त करें सदन में। अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो दुबे जी ने जिनका आज रूबरू कराया हमारे से, वो बहुत ही उत्साहित थे पवन जी, और बहुत मतलब इतना उनके अंदर ऊर्जा दिख रही थी कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और एक जैविक की तरफ उनका जो बढ़ाव, रुझान, और जिस तरीके से वो प्रस्तुति रख रहे थे वो काफी काफी अच्छी थी। और ऐसी ऊर्जावान अगर सदन में ऐसे आते हैं तो इसकी ऊर्जा प्रत्येक सदस्यों को मिलती है। जैसे जोशी जी ने कहा कि सैलाब लाने की जरूरत है, जैविक क्यों, तो ये बहुत जरूरी है। अगर जैविक में बढ़ना है अपने को तो बहुत कुछ ऐसे ही ऊर्जावान अपने यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाने पड़ेंगे मंच पे। मैं तो चाहता हूँ पवन सर से कि पवन सर एक बार स्वामी जी को भी यहाँ पे 2 मिनट का 2 मिनट के लिए यहाँ पे उनसे रूबरू कराया जाए अपने मंच पे। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपका प्रस्ताव, आपका सुझाव सदन ने सुना, आदरणीय हमारे पवन सर ने सुना। और अब हम चाहेंगे कि आदरणीय नेताई ग्रुप से हमारे पटेल साहब जुड़े हैं, दमोह से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैविक प्राकृतिक खेती के संबंध में। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। आदरणीय नेताई ग्रुप से पटेल साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी। मेरा नाम अमोल पटेल है और मैं निताई ग्रुप की एक छोटे से गांव से एक शुरुआत की है। और जैसा कि अभी पतंजलि ग्रुप के द्वारा आदरणीय रामदेव जी और बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में पूरे न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी एक आशा की नई किरण दिखाई दी है। और उनके मार्गदर्शन में संपूर्ण देश में और विश्व में लोग हमारे योग, अध्यात्म, आयुर्वेदा और सनातन परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। एक उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास निताई ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी प्रणाम। ओम जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ स्वामी जी बोलते हैं। स्वामी जी एक मिनट, मैं पटेल साहब आपको रोक रहा हूँ। और हमारे बीच में 2 मिनट के हमारे बाद पतंजलि योगपीठ के मुख्य प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक परम पूज्य स्वामी परमादेव जी उपस्थित है। जैसा कि शरद जी ने अभी बोला था, मैं प्रणाम करता हूँ परम पूज्य स्वामी जी को। और हम पतंजलि योगा कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, परम पूज्य स्वामी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आगे हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। परम पूज्य स्वामी जी की जय हो। वाह जय हो। स्वामी के साथ हो गया, मन प्रसन्न हो गया। जय हो। पूरे भारत में ऐसा इतना जबरदस्त प्रवास आपके द्वारा हो रहा है परम पूज्य स्वामी जी। आज तक जब से संगठन की स्थापना हुई है, आज तक ऐसा प्रवास किसी भी महान पुरुष ने नहीं किया है जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुभकामनाएं हैं। मन से याद किया और आप आ गए। तो मन से जिनको याद करते हैं सदा अपने साथ रहते हैं। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी का जो तप है, उनका जो पुरुषार्थ, उनकी जो प्रेरणा है, हम सब उनके प्रतिरूप हैं।
तो हमारे जब गुरु इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं तो हमको भी अपने मन, वाणी और शरीर से इस संसार का उपकार जरूर करना चाहिए। और बहुत ही आनंद है, बहुत ही विश्वास और यह स्फूर्ति जो सभी हमारे मध्य प्रदेश के सभी योग योद्धा और विशेषकर जो किसानों के लिए बहुत ही संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं हमारे जो है ये मुन्नीलाल जी, और ये मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम इन्होंने किया पूरे भारतवर्ष में उसकी प्रशंसा हो रही है। हमारे रामदीप दिनेश राठौर जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठी है, ये सब लोग आपको सबको प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे आदरणीय दत्तात्रेय जी जो किसान प्रभारी हैं, हमारे आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शंकर जी, पाठक जी, आदरणीय हमारे कपिल जी, अथर्व जी, ये सब ये पूरी जो है हमारे संजीवनी माने माता जी सब लोग प्रणाम करें हमारे संताने काका, और ये इनसे तो आप जो आराम से बहुत ही यशस्वी है, और भगवान शिव का भी नाम नीलकंठ है, तो ये भी बहुत यशस्वी सेवा देते हैं। और अभी यह प्रथम चरण का प्रवास अभी कर्नाटक और केरल से पूरा हो जाएगा। शीघ्र ही जो है किसानों को लेकर के हम हर प्रांत में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अपने जो किसान प्रभारी हैं, जो भी तहसील तक एक नई ऊर्जा सभी कृषकों में आए, सभी हमारे तालुका तक, गांव तक ये बात पहुंचे, लोगों को जागरूक करना है। तो किसानों के लिए भी सबको मिलजुल करके बहुत बड़ा जो है, जिससे परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी का जो मार्गदर्शन प्रेरणा तो उनकी सदा रहती है, लेकिन हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य को गति देनी है। और मुन्नीलाल जी तो सदा लगे रहते हैं, जब से प्रवास एमपी का हुआ तब से ये लाइव कार्यक्रम में ही लगे रहते हैं। हाँ तो बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, हम सदा आपके साथ हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में भी आदरणीय नीलकंठ जी, हमारे आदरणीय दत्तात्रेय जी, और गांव-गांव एक किसानों के लिए अभी कोई उसकी घोषणा नहीं करते समय की, बड़ा कार्यक्रम किसानों के लिए करेंगे, जो पूरे भारतवर्ष में एक नई लहर दौड़ पड़े, उसको योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, जिससे हमको नीचे तक उसका लाभ लोगों को मिले। जो वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान ये देश रहा है सदा से, तो किसानों को महर्षि दयानंद ने कहा राजाओं का भी राजा है, और जब किसान बदहाल है तो देश खुशहाल कभी हो नहीं सकता। इसलिए हमको मिलकर के इस पर कार्य करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद पुनः। परम पूज्य स्वामी जी, हमारे आदरणीय पवन सर जी से निवेदन करता हूँ, पवन सर जी आए और परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत सम्मान अवश्य दो शब्द। हाँ, तो आदरणीय जी और किसानों के लिए, हाँ शिवराज जी ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमारे सभी वैज्ञानिक जो परम पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में, और पवन जी का तो नाम जैसे पवन है ना, तो पवन का मतलब होता है पवित्र करने वाला। तो ये पवन जी बहुत दिव्य आत्मा है, बहुत जो शालीन, विनम्र और सबको उत्साह देते सदा। तो आदरणीय पवन जी का भी बहुत बहुत इसमें योगदान, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत जो है आशीर्वाद भी है जी। आदरणीय पवन सर जी, आपके स्नेह के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन स्वामी जी। आप इतना भ्रमण कर रहे हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, जब आप आएंगे तो उससे मुलाकात करनी जी। हाँ जी ये तो मिलकर के पूरे देश में जैसे मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है, तो वैसे ही पूरे देश में कम से कम अभी आरंभ के स्तर पर हर प्रांत में किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसको एक बार आप हम मिलकर के बैठ करके उसकी रूपरेखा बना लेंगे, और परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का उसमें मार्गदर्शन ले लेंगे।
जी परम पूज्य स्वामी जी, आज मैं यथार्थ घटना सुनाना चाहता हूँ। 4:17 में मैं आपको देख रहा था, आपका इंतजार कर रहा था एयरपोर्ट में, मैं स्वप्न में देख रहा था कि परम पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं और ऐसे बिल्कुल 4:17 पे मेरी नींद खुली, मैं इंतजार देख रहा हूँ। आज आपके दर्शन हो गए, हमेशा आपको देखते रहते हैं हम लोग, आप हमेशा लाइव रहते हैं और भारत भर में आपने ऊर्जा ला दी है। आज अभी किसानों का जो है आशीर्वाद किसानों को आपका मिलेगा। एक बहुत बड़ा सम्मेलन क्योंकि 18 में पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम हुआ था, जो कार्यक्रम उसकी देन है कि आज देश में ये जैविक प्राकृतिक खेती किसान जो है प्रमाणित कर रहा है। और अब आपका आशीर्वाद अगर मिल जाएगा स्वामी जी का, तो ये देश प्राकृतिक जैविक खेती में हो जाएगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी का इसलिए हम सबकी पूंजी है और हम सबको ऊर्जा दे रहा है। आपको बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम, प्रणाम 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 गुरुदेव। आपको बहुत बहुत गुरुदेव भाई बहनों को सादर प्रणाम, सबको सादर हो, जय हो, जय हो। अभी पूरा कृषि का ये महाराष्ट्र से यहाँ से चालू होगा, महाराज जी के आशीर्वाद से। भारत माता की जय, जय मातरम, जय जवान, जय किसान, जय किसान। ओ है हमारे विनायक जी भरमबी जी, इन्होंने इनके अभी लॉन में जो योग का शिविर रखा और आगे भी इस कृषि कार्य में वो पूरा अपना सहयोग देते हैं, सदा के लिए ट्रेनर भी अपने, और ऐसे इस प्रकार अपना योगाहार का भी ये बैनर लग गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी का स्वागत ऐसा हो गया है। मैं लिखता हूँ कि इस योग के भगवान परम पूज्य स्वामी जी हैं, इस योग के धर्मपति परम सिद्ध आचार्य जी हैं, और आज जो पतंजलि पीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी हमारे नेतृत्व सेनापति परम पूज्य स्वामी परमादेव जी हैं। ऐसे नेतृत्व को हम प्रणाम करते हुए अब हमको ऊर्जा के साथ इस देश की में सेवा के लिए लगना है। सबको प्रणाम। पूरी महाराज नमन करते हैं, वंदन करते हैं और भाई बहनों के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी का आज हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, दर्शन हुआ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे शरद जी ने जैसे इच्छा जाहिर की और तुरंत जो है परम पूज्य स्वामी जी का इसलिए आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जी आदरणीय पटेल साहब, आप अपने सवाल और अपने सुझाव जारी रखिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी। और आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय स्वामी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से ये जो कार्य मध्य प्रदेश में आपके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सबकी ऊर्जा उत्साह बढ़ी है। और मैं भी आदरणीय स्वामी जी को इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनता रहता हूँ और उनके निर्देशन में और आप सभी के निर्देशन में यहाँ निताई ग्रुप के माध्यम से एक अभी एफपीओ भी बनाया है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है जिसका नाम है निताई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और इसके माध्यम से वर्तमान में अभी दमोह जिले से हमने शुरुआत की है और आदरणीय मुन्नीलाल जी का इसमें निरंतर सतत मार्गदर्शन मिलता रहता है। और अभी वर्तमान में लगभग 2000 किसान जुड़ चुके हैं और हम लोगों ने, जैसा कि आदरणीय पंकज जी अभी बना रहे थे, एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो किसान जो भी उत्पादन करते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की है। और अभी वर्तमान में हम लोग लगभग इसमें कुछ एनआरआई साथी जो कि 4 से 5 देशों में कार्यरत हैं, सिंगापुर, अमेरिका और कनाडा और चाइना, ऐसे 4 से 5 देशों से कुछ साथी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनका भी हमें वित्तीय सहयोग भी मिल रहा है और एक ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाने में मार्गदर्शन मिल रहा है। और मुन्नीलाल जी से भी कई बार चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे श्रेष्ठ कृषि प्रधान राज्य है, उसमें हम एक बड़ा कार्य कर सकते हैं पूरा पतंजलि योगपीठ के मार्गदर्शन में। और जो किसानों की समृद्धि के लिए जो पतंजलि समृद्धि मंच का संचालन किया जा रहा है उसके माध्यम से हम मिलकर के निताई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से भी एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि हम सभी का आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग मिल ही रहा है और हम मिलकर के एक बड़ा कार्य करेंगे। साथ में निताई ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है
वर्तमान में हमारे लगभग 50 विद्यालय चल रहे हैं और उसमें बच्चों को काफी विशेष शिक्षाएं दी जाती हैं और भी काफी ऐसे वेंचर चल रहे हैं जिनका मुख्य, जैसे कि जो ग्रामोदय है, ग्रामोदय के लिए हम लोग स्मार्ट विलेज बनाने पे भी काम कर रहे हैं और अभी एक ग्राम हिन्नाई उमरी को हम लोग पूर्ण जैविक गांव बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि इस गांव को पूर्ण जैविक ग्राम बनाया जाए और धीरे धीरे ऐसे प्रयास कर रहे हैं और आप सभी वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिलेगा, उसमें हम लोग निश्चय ही और अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है और जीरो से काम स्टार्ट किया था। हमारे पूर्वजों और आचार्यों की कृपा से आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर पा रहे हैं और आप सब वरिष्ठों का मार्गदर्शन और आशीष प्राप्त कर निश्चित रूप से आगे हम लोग बड़ा कार्य करेंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही, चूंकि समय भी हो रहा है और कभी जब मौका मिलेगा तो और विस्तार से आप सभी को पूरा निताई ग्रुप और हमारे द्वारा की जा रही क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित अपना मार्गदर्शन दिया और आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, रोज जुड़िएगा। मैं बुंदेला जी को धन्यवाद देता हूं, धर्मेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने आपको जोड़ा और कल जो है हमारे साथ और लगातार चर्चा होगी। मैं आज का समय लगभग हो गया है, मैं चाहूँगा कि आज हम आभार के साथ इस आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो सबका आभार ज्ञापित कर आज समापन की घोषणा करें। कल सुबह 5:30 बजे नए साथियों के साथ मिलते हैं 5:30 बजे। आज रमेश चंद्र मेहरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आज सदन का कोटि कोटि बहुत, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जो मन का भाव मुन्नीलाल जी ने समझा और पवन सर ने तुरंत गुरुजी एक परमात्मा बन के सदन में आ गए, मुझे बहुत बहुत मन को छुआ जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, मुन्नीलाल सर, पवन सर, सभी को, सदन में सभी को बहुत बहुत, नीलकंठ जी को, सबको प्रणाम। आपका आदरणीय शरद वर्मा जी, आप तो यहाँ देखते रहिएगा क्योंकि यहाँ बिल्कुल मन से लोग जुड़े हुए हैं, इस दैनिक उगार परिवार में आत्मा से जुड़े हैं। जो भी हम इच्छा जाहिर करते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और ऐसा कोई काज नहीं कि जो हमारा सफल ना हो, और इसलिए हम हमारा जेह विधिनाथ हो हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। अपना हित जिस चीज में है अपन ईश्वर से वही प्रार्थना करते हैं कि वही काम करें, वही कल्याण करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? नहीं पहुंच रही है। आदरणीय रंजना जी उपस्थित हैं क्या सदन में? जी भैया जी। जी, आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम जी, धन्यवाद जी। ओम सभी को। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी योग शिक्षक